देखिए आज का क्वेश्चन हो गया आपका वित्तीय प्रबंध क्या है। तो वित्तीय प्रबंध दो शब्द से बना है। वित्त का मतलब क्या होता है? पूंजी होता है। और पूंजी जो है वो क्या है? आपको रुपया है। कोई भी व्यापार के लिए जो है पूंजी का जो व्यवस्था है वो वित्तीय प्रबंध कहलाएगा। प्रबंध का मतलब क्या होता है? व्यवस्था। तो कोई भी उद्योग धंधा व्यवसाय के लिए जो पूंजी का व्यवस्था करना होगा उसको हम क्या कहेंगे? वित्तीय प्रबंध। ठीक है ना। देखिए वित्तीय प्रबंध दो शब्द से बना है। पहला वित्त, वित्त का मतलब पूंजी, पूंजी का मतलब हुआ रुपया, और प्रबंध का मतलब हुआ व्यवस्था। तो कोई उद्योग धंधा करेंगे उसके लिए पूंजी चाहिए, रुपया चाहिए, और रुपया का जो है व्यवस्था करना होगा। तो रुपया का जो व्यवस्था करेंगे उसी को हम क्या कहेंगे? वित्तीय प्रबंध। ठीक है। देखिए जैसे कि वित्त को जो है कहा गया है आपको रक्त। रक्त समझते हैं ना। जैसे आपको मनुष्य के शरीर में जो है आपको ये रक्त का महत्व है, वैसे ही कोई व्यापार में जो है पूंजी का महत्व है। अब जैसे कि मान लीजिए अगर कोई आदमी के शरीर में रक्त नहीं हो, खून नहीं हो, खून अगर समाप्त हो जाए तो क्या होगा? मर जाएगा। उसको मरा हुआ मनुष्य गिनती करेंगे, उसको तुरंत जाके जला देते हैं। वैसे ही कोई अगर व्यापार में पूंजी नहीं होगा तो बगैर पूंजी का कोई व्यापार हो ही नहीं सकता है। वो व्यापार बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? तो ये जो है आपका व्यापार में जो पूंजी का व्यवस्था है उसको क्या कहेंगे? वित्तीय प्रबंध। ठीक है। देखिए कोई काम, जितना भी काम होता है सारा काम तो रुपया से ही होता है। बगैर कोई रुपया का कोई काम हो सकता है क्या? बगैर पूंजी का कोई व्यापार होगा? नहीं होगा। तो वित्तीय प्रबंध समझ गए। वित्त का मतलब पूंजी और प्रबंध का मतलब व्यवस्था। तो वित्तीय प्रबंध का जो है मतलब हो गया पूंजी का व्यवस्था। ठीक है। सारा काम जो है कथी से होगा? पूंजी से होगा, रुपया से होगा। ठीक है। अगला आप आते हैं वित्तीय प्रबंध का काम। पहला काम क्या है आपका? प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक काम है। प्रशासनिक काम में क्या आता है? क्या सब है? वित्तीय पूर्वानुमान। पहला हो गया वित्तीय पूर्वानुमान। वित्तीय पूर्वानुमान का मतलब समझते हैं? कोई उद्योग लगाएंगे तो उसके लिए आपको ये क्रिएट होना चाहिए जो कितना पूंजी लगेगा। ठीक है। कितना पूंजी लगेगा। अब जैसे कि कोई उद्योग या व्यवसाय शुरू करेंगे तो उसके लिए जमीन खरीदना होगा। तो कितने लाख में जमीन होगा? कितने लाख में मकान बन जाएगा? कितने लाख में उसके लिए प्लांट एंड मशीन खरीदाएगा? कितना लाख में जो है उसके लिए आपको कच्चा माल लगेगा? कितना लाख आपको वर्कर का पेमेंट करने के लिए लगेगा? कितना प्रचार में लगेगा, ऐड करने में लगेगा? कोई प्रोडक्ट तैयार करने का टोटल क्या लागत आएगा? तो ये सारा चीज का पूर्वानुमान करते हैं पहले से। पहले जो है उसको निर्धारित करते हैं इसमें कितना रकम लगेगा कोई व्यापार को चलाने के लिए। ठीक है। मान लो एक उद्योग को यहाँ आप जन्म देते हो तो उसको चलाने में आपको कितना पूंजी लगेगा, कितना कैपिटल लगेगा टोटल। मान लो आपको लैंड में लगेगा 2 लाख, बिल्डिंग बनाने में 2 लाख, 2 लाख का मशीन खरीदोगे, 2 लाख का जो है सो मटेरियल खरीदोगे, 2 लाख का वर्कर का पेमेंट के लिए रख लेते हैं, 2 लाख ऐड के लिए रख लेते हैं। ऐड मतलब समझते हैं ना? प्रचार। तो कुल मिला के मान लीजिए 12 लाख हुआ, इधर और 5-7 लाख एक्स्ट्रा रख लेते हैं, 20 लाख रुपया रख लेते हैं। मान लीजिए वो व्यापार के लिए पूंजी लगेगा। ठीक। तो ये जो हो गया पहला पॉइंट आपका क्या था? वित्त का पूर्वानुमान लगाना, जो कितना पूंजी लगेगा आपको व्यापार को चालू करने के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है? वित्त नियोजन। वित्त नियोजन। अब वित्त नियोजन मतलब आप ये प्लान करोगे कि पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है। वित्त जो है ये कहाँ से आएगा इसका नियोजन करोगे। पैसा कहाँ से आएगा इसका निर्धारण करना होगा। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? कोषों की अधिप्राप्ति। कोषों की अधिप्राप्ति। कोषों का अधिप्राप्ति का मतलब समझते हैं? देखिए एकाकी व्यापार में तो एक ही आदमी पैसा लगाएगा। साझेदारी व्यापार में जो साझेदार होंगे वो सारे लोग आएंगे। और कंपनी में जो है शेयर के माध्यम से पैसा आएगा, शेयर को बेचकर पूंजी को इकट्ठा किया जाएगा। तो कोषों का अधिप्राप्ति का मतलब होता है जब आवश्यकता से अधिक अंश के लिए आवेदन आता है।
ठीक है, क्या होता है? जब आवश्यकता से अधिक अंशों के लिए आवेदन आता है। ठीक है, तो जब ज्यादा शेयर के लिए पैसा आ जाता है तो उसको क्या करते हैं? आप लोग पढ़े थे ना, ज्यादा शेयर के लिए पैसा आता है तो क्या करते हैं? दो ऑप्शन है कि ज्यादा शेयर को पैसा रिटर्न करें तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा, और जब एडजस्ट करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट होगा। यही ना होगा ये? तो ये अधिप्राप्ति अगर है, मैंने ज्यादा शेयर के लिए आवेदन आ गया है, तो उसकी व्यवस्था माइंड में सोचना पड़ेगा जो क्या करना है। यही पॉइंट था। क्या था पॉइंट? कोशों की अधिप्राप्ति। समझ में आ गया है ना? अगला पॉइंट क्या है? वित्तीय निर्णय। वित्त निर्णय। वित्त निर्णय का मतलब है आपको जो पूंजी आएगा, रुपया आएगा, उसको कहाँ रखोगे? घर में रखोगे, चोर डकैत आएगा लेकर जा सकता है। बैंक में अकाउंट पर रखो, तब ये जो है आप चेक के माध्यम से पैसा लीजिए, जो कहीं चोरी डकैती का कोई डर भय नहीं रहेगा। अगला पॉइंट क्या है आपका? विनियोग निर्णय। विनियोग निर्णय मतलब देखिए, विनियोग निर्णय थोड़ा सा ये है कि आपके पास जो पैसा है उसको कहाँ पे आपको विनियोग करना है, इन्वेस्ट कहाँ करना है, इस चीज का डिसीजन लेना। अब जैसे बैंक में अगर आप एफडी करोगे, फिक्स डिपॉजिट करोगे, तो 8.5% बैंक आपको देगा। अगर कोई कंपनी का शेयर खरीद लो तो आपको मान लीजिए शेयर में 30% डिविडेंड देगा, तो यहाँ 30 रुपया आएगा। यानी साल के अंत का अगर वैल्यू देखिए तो शेयर अगर खरीदे हैं तो 130 रुपया हुआ, और बैंक में जमा किए हैं तो 108 रुपया 50 पैसा हुआ। अब थोड़ा सा ये सोचिए कि अगर कंपनी किसी भी कारण से क्षति में पहुंच गया, कंपनी को लॉस हो गया, तो आपके शेयर का वैल्यू गिर सकता है, जीरो भी हो सकता है, मतलब आपका वैल्यू जीरो हो गया। अगर बैंक में पैसा जमा है तो वहां पर आपको किसी भी तरह का कोई डर नहीं है, कोई जो है आपको लॉस की संभावना नहीं है, इसलिए आपको पूरा 108 रुपया 50 पैसा मिलेगा ही। तो अब देखिए यहाँ पर जो रिस्क है, बैंक में रिस्क क्या है? 0% है, और कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहां रिस्क कितना हो जाता है? 100% रिस्क, मतलब पूरा का पूरा पैसा आपको लॉस हो सकता है। ऐसे स्थिति में आपको डिसाइड करना है कि हम पैसा को कहाँ इन्वेस्ट करें, कंपनी के शेयर खरीदने में इन्वेस्ट करें, या फिर जो है उस पैसा को बैंक में एफडी करें। समझ में आ रहा है ना? इसी तरह और भी है। तो एक अच्छे जो इन्वेस्टर है, जो निवेशक है, वो टोटल पैसा को एक जगह इन्वेस्ट नहीं करते हैं, 5 जगह इन्वेस्ट करते हैं। अब जैसे कि मान लो कि अगर आपको 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है, ठीक है, या 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है, तो 5 टुकड़ा में बांट दो, 5 भाग में बांट दो, तो 10 लाख को 5 से भाग देंगे तो 2-2 लाख रुपया आएगा। अब ये 2-2 लाख रुपया जो है, 2 लाख को क्या करना है? एक जगह ऐसा इन्वेस्ट करिए जिसमें कि कभी लॉस की कोई संभावना नहीं, जैसे जमीन खरीद लीजिए, ठीक है, लैंड आप खरीद लिए, इसका वैल्यू कभी भी बढ़ेगा। 2 लाख का जो है क्या करिए, आप बैंक में एफडी कर दो, वहां भी रिस्क नहीं है। 2 लाख का जहां पर आपको बहुत ज्यादा डिविडेंड दिखाई दे रहा है, अच्छा कंपनी देख रहे हो चल रहा है, तो वो भी खरीद लो। तो 5 जगह इन्वेस्ट करो। ऐसा तो नहीं होगा कि 5 जगह आपका एकाएक लॉस में चला जाएगा, आप एकाएक जीरो वैल्यू हो जाएगा। तो ये चीज है, क्या था आपका? विनियोग निर्णय। सही ना? अगला पॉइंट क्या है आपका? आय का प्रबंध। आय का प्रबंध। देखिए, हम तो कोई कंपनी या व्यापार जो भी करेंगे, जो भी लोग करते हैं, वो क्यों करते हैं? आय के लिए, इनकम के लिए करते हैं। तो अपना इनकम तो पहले ही व्यवस्था करेंगे, तो हमको कितना इनकम होना चाहिए, कितना परसेंटेज प्रॉफिट होना चाहिए हमको, ठीक है। आगे क्या है? वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन। वित्त निष्पादन का मूल्यांकन मतलब जो वित्त आप पूंजी जो आप लगाए हैं व्यापार में, जहाँ जहाँ खर्च करते हैं, उसका मूल्यांकन करेंगे, वैल्यूडिटी लगाते रहेंगे, जो उसका जो है सही वैल्यू क्या है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? वित्तीय नियंत्रण। वित्त नियंत्रण। देखिए, वित्त नियंत्रण मतलब वित्त पे हमेशा आपको नियंत्रण रखना है, हमेशा आपको खर्चा पे नियंत्रण रखना है, क्योंकि कहा गया है जितना बड़ा चादर हो उतना ही जो है पाँव पसारना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? खर्चा अधिक करोगे तो क्या होगा? लॉस होगा। प्रॉफिट की जगह आपको लॉस देखना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉस से बचने के लिए आपको खर्चा पे नियंत्रण रखना पड़ेगा, इसलिए वित्त पर नियंत्रण रखना होगा, ठीक। अगला पॉइंट क्या है? नैतिक अथवा दैनिक कार्य।
नैतिक अथवा दैनिक कार्य, उसमें आपको कुछ पॉइंट्स है। पहला पॉइंट क्या है उसमें? वित्तीय अभिलेख रखना। वित्तीय अभिलेख रखना मतलब देखिए, अभिलेख रखना मतलब ये है, जैसे कि अकाउंट को कहते हैं अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। इन सेंस वही है कि रिकॉर्डिंग मतलब जितना ट्रांजेक्शन है उसको जो है रिकॉर्डिंग करेंगे, मतलब जर्नलाइजिंग करेंगे। क्लासिफिकेशन करेंगे मतलब लेजर बनाएंगे, ठीक है। एंड समराइजिंग करेंगे मतलब क्या है? ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है। तो वित्तीय अभिलेख रखना मतलब क्या हो गया? जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस तैयार करना है, ठीक है। आगे क्या है? वित्तीय विवरणों को तैयार करना। वित्तीय विवरणों को तैयार करना है मतलब इसमें पीएल बैलेंस शीट है, जो पीएल बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए, ठीक है। आगे क्या है? रोकड़ शेष बनाए रखना। देखिए, रोकड़ शेष हमेशा रहना चाहिए। हमेशा आपको इतना कैश होना चाहिए जो 2 महीना अगर 1 रुपया भी बाहर से ना आए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़े। अभी जस्ट आप देखे हैं कि लॉकडाउन जो बीता है उसमें जो है सरकार की ऐसी नियम व्यवस्था हुई थी जो आप घर से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में अगर आपको महीना 2 महीना लॉकडाउन रह गया तो 2 महीना आप घर से बाहर ना निकले फिर भी खाना मिले। उसी तरह आपको कंपनी में जितने कर्मचारी हैं सारे कर्मचारी को खाना मिलना चाहिए। तो उतना पैसा आपको हमेशा रोकड़ कैश होना चाहिए जो आपको, आपके जितने कर्मचारी हैं सब एक परिवार के रूप में होता है। किसी के परिवार में कोई भी एक बच्चा भूखा न सोए, और सारे के लिए इतना पैसा होना चाहिए आपको जो 2 महीना तक सबको खाना खिला सके, यानी 2 महीना तक आपकी कंपनी चल सके और 1 रुपया भी बाहर से न आए। तो उतना कैश हमेशा होना चाहिए, ठीक है। तो रोकड़ आपका हमेशा बैलेंस होना चाहिए, कैश हमेशा रहना चाहिए बिजनेस में, ठीक है। आगे क्या है? महत्वपूर्ण वित्तीय प्रलेखों को सुरक्षित रखना। महत्वपूर्ण वित्तीय प्रलेख जो है, जो इम्पोर्टेंस है, जैसे कि आपका वाउचर है। वाउचर समझ रहे हैं ना, जो खरीद बिक्री होता है, परचेज होता है, सेल होता है, उसका जो वाउचर है आपके पास, जो रिटर्न फाइल करते हैं, ये सारा रिसीट जो है आपको अच्छा से रखना है, क्योंकि उसी रिसीट के आधार पर ट्रांजेक्शन का आप रिकॉर्डिंग करेंगे, जर्नलाइजिंग करेंगे, क्लासिफाइंग करेंगे, लेजर बनाएंगे, समराइजिंग करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और उसी आधार पर पीएल बैलेंस शीट बनेगा। इसलिए सारे जो रिकॉर्ड्स हैं उसको सुरक्षित रखना होगा, ठीक है। तो वित्तीय प्रबंध आप लोग समझ गए, अच्छा से समझ गए हैं कि नहीं समझे हैं? देखिए, प्रबंध का जो है 5 गो जो काम था, क्या वो काम था? 5 ही ना काम था। वो जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट था उससे एग्जाम में आपको 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और इधर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इधर से 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका जवाब देना बिल्कुल आसान है। आप सोच लो कि वो उद्योग हम लगा रहे हैं, ठीक है, और उसके लिए आप पूंजी कहाँ से लाओगे, इसका माइंड में सेटलमेंट कर लो, आराम से आप 40 नंबर का एग्जाम में लिख के आओगे, ठीक है। मतलब सीधी है कि आप पूंजी का व्यवस्था कैसे करेंगे, यही चीज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जाना जाएगा। अब देखिए व्यवस्था कैसे होगा, मैंने अभी बताया, एकाकी में अकेले वही आदमी लाएगा, साझेदारी में सब साझेदार लाएगा, कंपनी में अनसर्टेन पद को बेचकर जो है पूंजी की व्यवस्था किया जाएगा। समझ गए ना? नहीं समझे? कोई पूछेगा तो बता सकते हो ना वित्तीय प्रबंध क्या है? व्यापार और उद्योग के लिए पूंजी की व्यवस्था करना वित्तीय प्रबंध कहलाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बोलिए। समझ गए? देखिए, जैसे आदमी मनुष्य है ना, उसके लिए हार्ट है, हार्ट समझते हैं, हार्ट है तो आदमी मर गया। वैसे अगर कोई व्यापार में कैपिटल नहीं हो, पूंजी नहीं हो तो बिजनेस समाप्त। समझ गए ना? इसको बहुत कुछ कहा गया, हार्ट कहा गया, रक्त स्रोत कहे हैं, रक्त समझते हैं ना, ब्लड। तो मनी जो है, वित्त जो है, वो सारा कुछ है। बगैर वित्त का कोई उद्योग धंधा के लिए आप सोच तो सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, मगर उसको वास्तविकता में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब वो खोल नहीं सकते, ठीक है। तो इसी के साथ वित्तीय प्रबंध को हम समाप्त करते हैं, ठीक है। आगे की और जो वीडियो है वो हम आपको, और जो बीएसटी का बचा हुआ है उसको आगे हम बताएंगे।